मित्रों, यह कार्यक्रम रेखता फाउंडेशन के रेखता लर्निंग का एक हिस्सा है, जिसमें कविता और कविता से संबंधित तमाम तरह के मुद्दों पर बात होगी। उस श्रृंखला में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कविता क्या है। यह सवाल अपने आप में थोड़ा सा जटिल है, अमूर्त भी है, क्योंकि कविता जब से पैदा हुई तब से लेकर और आज तक उसको समझने, उसको परिभाषित करने की तमाम कोशिशें हुई हैं और हर बार कविता परिभाषा की हथेलियों से फिसलती रही है। लगभग 2,500-3 हज़ार वर्षों के इतिहास में कविता की बेशुमार परिभाषाएं हुई हैं। उसको चिन्हित करने, उसको रेखांकित करने, उसको घेरने की कोशिश हुई है। लेकिन परेशानी ये है कि कविता में एक जीवन है और जो भी जीवित और जीवंत है उसको परिभाषाओं में बांधना संभव नहीं होता। परिभाषाएं मृत चीज़ों की होती हैं, ठहरी हुई चीज़ों की। कब्र की परिभाषा हो सकती है, किसी पत्थर की परिभाषा हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी और कविता की परिभाषा कैसे हो, जो हर ज़माने में, हर बिंदु पर, हर मोड़ पर निरंतर बदल रही है। लेकिन इसके बावजूद कविता में जो लोग रुचि रखते हैं, कविता से जिनको प्यार है, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि कविता की एक आउटलाइन मोटे तौर पर हमारे सामने हो, ताकि हम कविता के उस दुरूह दुनिया में उतर सकें, उसको समझ सकें। इस संदर्भ में पहली बात तो ये है कि, और ये बात तब भी है और आज भी है, कि कविता वहाँ से शुरू होती है जिसको आप गद्य में नहीं कह सकते। यानी कहने की जब सारी सरहदें चुक जाएं और फिर भी कहना शेष रह जाए, वहाँ से कविता की दुनिया शुरू होती है। इसलिए कविता भाषा का वह इलाका है जिसमें गद्य की समाई नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो कविता छंद में है कि नहीं है, वो कविता प्रवाह में है कि नहीं है, लय में है कि नहीं है। जिस अनुभव को, जिस विचार को आप गद्य की रस्सी में बांध नहीं पाएंगे, दरअसल कविता की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। इस चर्चा को मैं 2 बिंदुओं पर रखूँगा। एक तो हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि 3-3.5 हज़ार वर्षों में उस्तादों ने कविता के बारे में क्या कहा है, और दूसरी बात हम इस तरह से समझेंगे कि कविता स्वयं कविता के बारे में क्या कह रही है। मैं उल्टी दिशा से चल रहा हूँ और इस चर्चा की शुरुआत में सपना भट्ट की एक कविता से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस कविता से कविता के अंतःपुर में प्रवेश करने का कोई न कोई दरवाज़ा खुलेगा। एक छोटी सी कविता है। ओ मेरी मृत्यु, अभी स्थगित रख अपनी आमद, कि अभी मैंने देखा नहीं समंदर कोई, अभी किसी वर्षा वन में भटकी नहीं, आर्द्रता से भरा खाली मन लेकर, अभी किसी यात्रा की सुखद स्मृति मेरे पास नहीं, कि जिसमें रेलगाड़ी में ही होती हों 3 सुबहें और 2 रातें, अभी हुगली के रेतीले तट पर नहीं छोड़ी मैंने अपने थके हुए पैरों की भटकन, अभी मेरे पास नहीं है दोस्तोयेव्स्की का समूचा साहित्य, अभी मजीदी की एक फिल्म राह तकती है मेरी फ़ोन की गैलरी में चुपचाप। यह एक स्त्री की आकांक्षा है और आकांक्षा ही कविता की रूह है। जिस दिन सारी आकांक्षाएं झर जाएंगी, उस दिन कविता लौट जाएगी भाषा के अंतरिक्ष में। कविताएं दस्तक देती हैं, कविताएं पुकारती हैं, कविताएं छूती हैं। कहाँ से? हमारे भीतर कोई न कोई आकांक्षा, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई अरमान,
कोई न कोई सपना रहता है। इसलिए कविता बुनियादी तौर पर हमारे सपनों की छाती में एक धड़कन है, और धड़कन केवल मनुष्य की छाती में ही नहीं, ये धड़कन समाज के भीतर भी हो सकती है, ये धड़कन सभ्यता के भीतर भी हो सकती है। इसलिए कविता के भीतर जो सपने सांस लेते हैं वो व्यक्ति के भी हो सकते हैं, समाज के भी हो सकते हैं, और एक पूरी सभ्यता के भी हो सकते हैं। इस तरह से कविता जमीन से लेकर समय के अंतरिक्ष तक में अपने पंख खोलती है और अपनी सार्थकता और अपनी ज़रूरत को सिद्ध करती है। मुझे लगता है कि कविता दुख की झील में सुख की परछाई है। जीवन हमारा दुखों से भरा है और हम एक लम्हा खोजते हैं, सुख का लम्हा। वो लम्हा एक परछाई के रूप में कविता की सतह पर उतर जाता है। इसलिए कविता भाषा का सबसे संवेदनशील, सबसे कोमल, सबसे आकांक्षित इलाका है। और जिस दिन कविता भाषा से निर्वासित हो जाएगी, भाषा केवल व्यापार का माध्यम रह जाएगी, या फिर भाषा केवल राजनेताओं के झूठ बोलने का जरिया रह जाएगी, या भाषा स्मृति से बाहर होकर केवल गाली गलौज में बदल जाएगी। इसलिए कविता की परिभाषा करते समय इस बात को ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य ने जो कुछ अर्जित किया है बहुत महत्वपूर्ण, उसमें एक भाषा है, और उस भाषा की नमी को बचाने का काम कविता उसी तरह से करती है जिस तरह से धरती पर ऑक्सीजन बचाने का काम वर्षावन करते हैं। कविता एक तरह से मनुष्य के भाव जगत का वर्षावन है। वो है इसलिए सपने हैं, वो है इसलिए कल्पना है, वो है इसलिए प्रेम है, वो है इसलिए जीने की आकांक्षा है। तो कविता मनुष्य के जीवन की आकांक्षा की रक्षा करती है, और इस अर्थ में वह भाषा का सबसे कोमल, सबसे सृजनात्मक पक्ष है। लेकिन अगर इसको शास्त्र के ख्याल से देखा जाए, आचार्यों ने क्या कहा है कविता के बारे में, इस पर एक सरसरी निगाह डालना ज़रूरी है। पहले पश्चिम से चलते हैं, फिर भारत में आएंगे। प्लेटो ने कहा कि कविता अनुकरण का अनुकरण है, इमिटेशन है, और वो भावनावाद में चूँकि लिखी जाती है, इसलिए कविता मनुष्य के विवेक को नष्ट करती है, और एक अच्छे स्वस्थ समाज को कविता की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये पहला आचार्य है जो कविता के अस्तित्व को सिरे से नकारता है और उसकी भूमिका को मनुष्य के लिए हानिकारक बताता है। अरस्तु ने कहा कि कविता दरअसल पुनर्सृजन है, फिर से रचा जाना है। और अगर हम ध्यान दें तो हमारे जीवन का सारा रस फिर से रचने में ही है। हम रोज़ अपने को रचते हैं और इसलिए हम सार्थक होते हैं। जब हम अपने को रचना बंद कर देते हैं तब जीवन का जो रस है, जीवन की जो सार्थकता है, जीवन जीने की जो वजह है, ये ख़त्म हो जाती है। तो उसने कहा कि कविता पुनर्सृजन है। लोंजाइनस ने कहा कि मोटे तौर पर मनुष्य के जीवन को आप देखेंगे तो मनुष्य का जीवन वैसे क्या है, एक दिनचर्या में बीतती हुई तारीख है और बहुत सारी चीज़ें परिचित हैं, रोज़ रोज़ होने वाली हैं। आदमी की खासियत यह है कि वह कुछ बड़ा चाहता है, कुछ सार्थक चाहता है। वो हमेशा हकीकत की दुनिया में नहीं रहना चाहता। वो एक ऐसी दुनिया भी चाहता है जिसमें उसकी इच्छाएं उड़ान भर सकें। तो मनुष्य का एक पक्ष बिल्कुल औसत है, एवरेज है, दिनचर्या से बंधा हुआ है, उसमें कोई रस नहीं है। लेकिन उसके मन का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि वह उड़ान भरना चाहता है। ये बड़ी अजीब बात है कि अगर इंसान को देखेंगे, आदमी को देखेंगे, तो प्रकृति ने उसे अजीब तरीके से बना दिया है।
मनुष्य के अगल बगल में दो तरह के और लोग हैं, एक पशु हैं और दूसरी तरफ देवता हैं। इनको फाइनल कर दिया गया है। पशु अपनी पशुता से मुक्त नहीं हो पाएगा और देवता अपने देवत्व से नीचे नहीं उतर पाएगा। बीच में आदमी है, पशुता और देवत्व के बीच में पेंडुलम की तरह झूलता हुआ। इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि पशु के लिए जीवन का अर्थ भूख, सेक्स और सुरक्षा है। अगर ये तीन चीज़ें उसे उपलब्ध हैं तो संतुष्ट है। और देवता के पास कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो अमर है। जो अमर है उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता, उसको स्पर्श का अनुभव नहीं होता। वो प्रेम कर सकता है लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य बीच में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहीं ना कहीं अर्थ पाना चाहता है, एक उड़ान लेना चाहता है, वो अपने को भूलना भी चाहता है, वो अपनी एक दुनिया भी बनाना चाहता है। ये दुनिया कहाँ बनाएंगे आप? वो दुनिया उसे कविता देती है। इसलिए कविता की ज़रूरत मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। और फिर कविता में हम बड़े सपने देखते हैं। हम अपने कमरे के एक छोटे से खाट पर लेटे रहते हैं, लेकिन हमारे सपनों में आकाश की उड़ान दिखाई देती है। लोंजाइनस कहता है कि मनुष्य अपने जीवन की लघुता से मुक्त होने का जो स्वप्न देखता है वो कविता की आंख से देखता है। इसलिए एक सपना वह है जो प्रकृति द्वारा दी गई आंख और नींद में उभरता है, और दूसरा सपना वह है जो मनुष्य बनाता है, जो होश में देखता है। ये जो होश में देखा जाने वाला सपना है उसको लोंजाइनस ने सबलाइम कहा है, वह उदात्त है। इस तरह से पश्चिमी काव्यशास्त्र में कविता तीन सेगमेंट पर दिखाई देती है। एक अनुकरण है, दूसरा पुनर्सृजन है, तीसरा उदात्त है। भारतीय काव्यशास्त्र में भामह से लेकर और रामचंद्र शुक्ल तक कविता को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। भामह ने कहा कि कविता शब्द और अर्थ के सहयोग से बनती है, यानी यहाँ शब्द भी सुंदर हो और यहाँ अर्थ भी सुंदर हो। क्योंकि शब्द तो गणित में भी होते हैं, शब्द विज्ञान में भी होते हैं, लेकिन वो साहित्य नहीं होते, वो कविता नहीं होते। तो शब्द कविता कब बनता है? जब उसमें अर्थ का सौंदर्य हो। जैसे इस बात को मैं स्पष्ट करूं, दिनकर की एक बहुत छोटी सी कविता है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो हंसता न रोता है। मूल बात इसमें इतनी सी कही गई है कि आदमी बहुत दुविधा में रहता है। जो आदमी दुविधा से बाहर है, या तो वो देवता है या जानवर है, और आदमी दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए वो दुविधा में है। इतनी सी बात कहनी है, लेकिन बात को किस तरीके से कहा गया है। तो कविता में शब्द होते हैं, लेकिन शब्द में अर्थ का सौंदर्य भी होता है। इसलिए कविता वह है जो शब्द के माध्यम से सौंदर्य पैदा करती है। जो सुनने में एक सीधा सा वाक्य अगर आप डॉक्टर के पास कहेंगे कि डॉक्टर रात भर नींद नहीं आती, वो दवाई लिखेगा। लेकिन जब आप गालिब को पढ़ेंगे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये इंसोमेनिया नहीं है। नींद नहीं आने को इंसोमेनिया के पंजों से छुड़ाती है कविता, और कहती है कि नहीं, नींद का बड़ा अर्थ है। तो जो दिए गए शब्द में बड़ा अर्थ भर देने की क्षमता है, वही शब्द का सौंदर्य है। और मनुष्य को इस सौंदर्य चाहिए, इसलिए वो बार बार अपने जीवन की रेत से कविता की नदी की तरफ भागता है, और कविता उसे पानी देती है, कविता उसे शीतलता देती है, कविता उसे तैरने की जगह देती है, कविता उसे डूबने का मौका देती है। और वो जीवन भी क्या है जो बिना डूबे
बिना भीगे आप नदी पार कर जाएं। जीवन का मज़ा तो डूबने में है, और डूबकर मर जाने में जीवन को पा लेना है। शायद जिगर मुरादाबादी ने इश्क के बारे में जो कहा था, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर इस बात को आप किसी गैर साहित्यिक आदमी से कह दें तो उसे बड़ा अजीब लगेगा। वो कहेगा कि आग के दरिया में जाना क्यों है। फरीदा खानम ने एक बहुत चर्चित गज़ल है जो पूरी एशिया में गाई जाती है, सुनी जाती है, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अब कोई आदमी कह रहा है कि मत इतना बोलने और कहने की क्या ज़रूरत है, जाना है वो जाए और रहना है रहे। लेकिन उसमें एक पंक्ति आती है, वक्त की कैद में ज़िंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं। आप इसे गद्य में नहीं कह पाएंगे, ये गद्य की भाषा ही नहीं है। शब्द हैं इसमें, लेकिन शब्द वो नहीं कह रहे हैं जो गद्य वाला अर्थ होता। ये जो वक्त की कैद में ज़िंदगी है मगर, ये खूबसूरती है, इसकी मुलायमियत है, दरअसल वहाँ पर कविता है। तो कविता में शब्द और अर्थ का सौंदर्य होता है, और यहाँ ये सौंदर्य साथ हो उसे कविता कहते हैं। ये भामा है, आज से 1500 वर्ष पहले एक आचार्य कविता के बारे में बात कह रहा है। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ, 13वीं शताब्दी। विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो आप देखेंगे कि रसात्मक वाक्य क्या है। एक प्रसंग है पुरुरवा और उर्वशी का, और उसमें पुरुरवा उर्वशी से कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों की झील में उतरना चाहता हूँ। आप इस बात को गद्य में नहीं कह पाएंगे। और केवल रोमांटिक मसला नहीं है। कई बार अपने समय की आयरनी को, अपने समय के सवाल को अगर आप कहना चाहें, और जिस कहने को आप गद्य में ना कह पाएं, वो उसे कविता कह देती है। जैसे दिनकर की बहुत चर्चित कृति है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 1942 में लिखा गया, विश्व युद्ध भी चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और कविता शुरू कहाँ से होती है? वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, जो आप तो कटता नहीं, कटवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन गई बचलाज सारे देश के। ये जो बूढ़े कुटिल राजनेता हैं, जो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, जो धर्म का नारा देते हैं, ये कटवाते हैं किशोरों को और स्वयं सुरक्षित रहते हैं। यह जो आक्रोश है, यह जो बेबसी है, ये जो आयरनी है, इसको आप गद्य में नहीं कह पाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है। तो कविता वह है जिसमें रस है, एक ऐसा वाक्य। अब मैं एक ऐसा वाक्य पढ़ रहा हूँ जिसमें कोई रस नहीं है। कविता में ऐसा वाक्य भी संभव है जिसमें कोई रस नहीं है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी कविताएं हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। रस ही नहीं है। आपने सुन लिया, एक ढांचा है, उसमें कोई रस नहीं है, सीधे सीधे कोई न कोई वक्तव्य है। तो रस की जो पूरी अवधारणा है वो इतनी भर है कि आप गणित, व्यवहारिकता, संसार, राजनीति, इस कोलाहल से आप बाहर निकल आते हैं और कुछ देर के लिए आप आत्मस्थ होते हैं। आप सौंदर्य की दुनिया में होते हैं, आप कल्पना की दुनिया में होते हैं, आप संतुष्टि की दुनिया में होते हैं। तो आप कभी याद करें, किसी भी अपनी पसंदीदा कविता को सुनते समय आप देखेंगे कि कोलाहल, जीवन, समाज झर गया है,
रमानाथ अवस्थी की कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, उसकी 2 लाइन है। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। भीड़ में भी अकेले हो जाने की जो छूट है, जो अवसर है, वो कविता आपको देती है। कविता आपकी तन्हाई में ये भरोसा दिलाने आती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए जब सारे रिश्ते झर जाएं, जब दुनिया झर जाए, जब जीने का कोई अर्थ समझ में नहीं आए और रात की ढलान पर नींद ना आ रही हो, कविता कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये रस है। इस तरह से कविता उस हर मनुष्य के लिए लगभग ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है, जो तन्हा है, जिसके पास कुछ सपने हैं, जो जीवन को खूबसूरती से जीना चाहता है। उस खूबसूरती के एहसास को कायम रखने वाली जो कवायद है भाषा में, उसको हम कविता कहते हैं। तो एक तो ये मसला हो गया रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तीसरा और अंतिम आचार्य है संस्कृत का, वो है पंडित राज जगन्नाथ। ये शाहजहाँ के दरबार में थे और उन्होंने एक बात कही, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। एक तो कविता कभी भी वाक्य से नहीं बनती। कविता वाक्य नहीं है, कविता बुनियादी तौर पर शब्द है। इसलिए कभी कभी वाक्य की तलाश नहीं करता। वाक्य गद्य की इकाई है, कविता की मूल इकाई शब्द हैं। इसलिए आप शेर कह रहे हों, गज़ल कह रहे हों या कविता कह रहे हों, आपको शब्दों का सही चुनाव अगर नहीं है तो कविता का जादू बिखर जाएगा। इसलिए अगे ने भवंती उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने कहा कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में जो बात बच जाती है वह शब्द ही है। यानी कविता शब्द से शुरू होती है और कविता शब्द पर ख़त्म होती है। इसलिए कविता की जो भाषिक संपदा है वो वाक्य नहीं है, वो है शब्द। तो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। लेकिन सवाल यह है कि रमणीय क्या है? रमणीय का अर्थ होता है जिसमें मन रमे। मन रमने का अर्थ क्या है? जब मन नहीं रमता तो उसका एक लक्षण है कि वह किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होता। लहर की तरह या हवा की तरह, हवा में पीपल के डोलते हुए पत्तों की तरह मन हिलता रहता है। इसका मतलब है कि मन रमा नहीं है। लेकिन जैसे ही मन रमेगा वैसे ही पीपल के पत्ते स्थिर हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। तो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। यह रमणीयता कहाँ से पैदा होती है? ये कवि की चुनौती है कि वैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वैसे शब्दों का प्रयोग करे। इसलिए 2 तरह के कवि होते हैं। एक कवि वे हैं जो सड़क पर चलते हुए शब्द उठा लेते हैं। एक कवि वो हैं जो शब्द उठाने के लिए अपने कलेजे की धड़कन में प्रवेश करते हैं। जो शब्द चुनते हैं तो शब्द के लहू उनके हाथों में लग जाते हैं। तो जब रमणीय अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से रिपोर्टिंग कर रहा है अखबार में पत्रकार, जिन शब्दों में बोल रहा है एक राजनेता, जिन शब्दों में प्रलोभन दे रहा है बाजार। भाषा की उस दुनिया को जिसे राजनेताओं ने, जिसे बाजार ने और जिसे मीडिया ने अपवित्र कर दिया है, अप्रामाणिक कर दिया है, उससे बाहर निकलता है और उस शब्द के लिए उतरता है अपने भीतर। वो भीतर जहाँ स्थितियों के कारण या अन्य कारणों से हम लहूलुहान हुए पड़े हैं, दरअसल अपने ही रक्त कमल से वो शब्द चुनता है और आप देखते हैं कि वो टपकता हुआ रक्त उस शब्द के विन्यास में, उसकी प्लेसिंग में आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो गालिब हों या मीर हों या कबीर हों या तुलसीदास हों या सूरदास हों, आसमान से शब्द नहीं लाए हैं, लेकिन उसमें
उसमें जो गहराई है, उसमें जो संलग्नता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक और उदाहरण से इस बात को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। एक प्रसंग उसमें है कि सीता का हरण हो गया है और लक्ष्मण के साथ राम लौट रहे हैं, और दूर से उन्हें दिखाई पड़ा कि जो कुटिया है वो सूनी है, और लक्ष्मण से उन्होंने धीरे से कहा कि लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है कि सीता है नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा पता नहीं, भीतर कुछ घबराहट सी हो रही है। और फिर वो राम, तुलसी के वो राम जिनके भौहों के टेढ़े होने से प्रलय घटित होता है, वो पेड़ की झरती हुई पत्तियों से पूछते हैं कि तुमने सीता को कहीं देखा है? उड़ती हुई चिड़िया से पूछते हैं और आंखें भर आती हैं। इस बात को आप केवल कविता में कह पाएंगे। इसलिए तुलसी ने जो शब्द चुना, वो शब्द आए कहाँ से? वो शब्दकोश से नहीं आए, वो जीवन की परिस्थितियों से आए, वो भाव से आए। इसलिए रचनाकार जब शब्द ग्रहण करता है तो शब्दकोश से नहीं करता, वो ग्रहण करता है अपने गहरे भाव जगत से। इसलिए वो रमणीय होते हैं। आप जानते हैं कि हर माँ गायिका हो, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे तो लगता है कि 98% माएँ बिल्कुल गाना नहीं जानती, लेकिन 3 महीने 2 महीने के बच्चे को वो गाती है और वो गायन उसके नींद में उतर जाता है। ये जो मुलायमियत है, ये जो स्पर्श है, ये जो आत्मीयता है, यह जो सुरक्षा है, ये शब्द से नहीं आई। उसके गायन में कुछ नहीं है। अगर शास्त्रीय उस्ताद को बैठा दीजिए तो कहेगा कि तो कोई कुछ नहीं गा रही है, कि हल्ला कर रही है। शास्त्र के गायन में जो बिल्कुल डिरेल्ड है, वो कॉस्मिक सॉन्ग है बच्चे के लिए, क्योंकि जानती है कि वो भीतर से गा रही है। तो शब्द वहाँ से लिए जाते हैं। तो रचनाकार जब शब्द लेता है, इसलिए वो रमणीय हो पाता है, क्योंकि वो खुद भीगा हुआ है। और भीगा हुआ आदमी जब भी किसी सूखे हुए आदमी को छुएगा तो उसका गीलापन उस सूखे आदमी तक जाएगा। कविताएं इसलिए अपील करती हैं क्योंकि वो भीतर से आती हैं, उसके शब्द भीतर से आते हैं। इस अर्थ में कविता रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करती है, जिसको सुनते हुए आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर लिखी जाने वाली कविता कविता नहीं है। ज़्यादातर कविताएं नकली हैं, इसलिए वो अपील नहीं करती। लेकिन अगर वो असली कविता है तो आपकी छाती फोड़कर आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। ये कविता की अपनी ताकत है। तो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है, ये एक परिभाषा है। हम भामा से चले, भामा, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। 20वीं शताब्दी में रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है नाम एक निबंध लिखा, और इतना समर्थ आलोचक, इस निबंध को उन्होंने 20 साल में लिखा। 20 साल लग गए कंप्लीट होने में। पहला ड्राफ्ट 1909, फिर 17, फिर 22, फिर 1929 में फाइनल हुआ कि कविता क्या है। और उस निबंध में जो बात कही गई है, मैं थोड़ा उसको डिकोड करके आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं कोट कर देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। पहले इसको समझ लेते हैं। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। आत्मा के मुक्त होने का अर्थ है कि आप ये समझ लेते हैं कि कोई भी पराया नहीं है, और जब कोई पराया नहीं है तो कोई अपना भी नहीं है। जब आप अपने और पराये से मुक्त हो जाते हैं, क्षेत्र से मुक्त हो जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कोट की तरह, कपड़े की तरह पहन लें या दुकान से खरीद ले आएं।
जब सारे भेद खत्म हो जाते हैं और एक चीज़ बच जाती है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध बाहर निकल गए, अब कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। अंगुलीमाल हो तब भी ठीक है, आनंद हो तब भी ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बुद्ध के जीवन में कहानी आती है, हालांकि उस कहानी से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो कहानी आती है कि एक स्त्री का पीछा कर रहे थे कुछ लोग। स्त्री बुद्ध के सामने से दौड़ कर निकल गई। पीछे से आए लोगों ने पूछा कि आपने किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। स्त्री गई है, पुरुष गया है, बुद्ध उससे बाहर चले गए हैं। जब आप सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से, दी गई व्यवस्थाओं से बाहर हो जाते हैं, उस मेंटल स्टेट को हम ज्ञान कहते हैं। और एक बार जब ज्ञान हो जाएगा, तब जितने भी विभेद हैं वो अपने आप झड़ जाएंगे। ये अपना है, ये पराया है, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, वो उस क्षेत्र का है, उस भाषा का है, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अजीब सी बात है कि बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो बात कही थी, वो बात 20वीं शताब्दी में एक शायर, एक कवि, एक फिल्मी गीतकार कह रहा है, जिसका नाम है साहिर लुधियानवी। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? ये बुद्ध के यहाँ से आ रहा है। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जब हृदय मुक्त हो जाता है तो आप ये नहीं पूछते कि तुम किस जाति के हो, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में शूद्र अगर प्यासा है तो कुआं उसका नहीं है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद ने कहानी लिखी। प्यास तो शूद्र और ब्राह्मण नहीं जानती, व्यवस्था जानती। तो हृदय जब मुक्त हो जाएगा, रस में आ जाएगा, तब आप भेद नहीं करेंगे। ये फैलाव है व्यक्तित्व का, ये मनुष्य होने की चरम और परम गरिमा है। इसको रस दशा कहते हैं। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो कविता क्या है? हृदय को मुक्त करने की स्थिति का नाम है। इसलिए कविता हृदय को मुक्त करती है, और उसका अर्थ है कि कविता हमारी चेतना की सारी संकीर्णता को झाड़ देती है। उसी निबंध में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा, मनुष्य का हृदय संकुचित होगा, और तब कविता की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि आर्टिलरी जब जाम होने लगती है तो हृदय को ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ज़्यादा बल लगाने के कारण हृदय की गति जब असंतुलित होती है, तब लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि परेशानी हो रही है सांस लेने में। और कोई परेशानी नहीं है, आर्टिलरी ब्लॉक हो रही हैं। सभ्यताएं मनुष्य की चेतना की आर्टिलरी को ब्लॉक करती हैं, और तब कविता उसको खोलती है। इसलिए कविता सभ्यता के द्वारा सताए गए और सभ्यता के द्वारा जो बौना कर दिया गया मनुष्य है, उसके कद को कविताएं वापस करती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारा वास्तविक कद है, ये तुम हो। एक तरह से कविता व्यक्ति के मनुष्य होने की वापसी है। कविता में ही हम दोबारा मनुष्य हो पाते हैं। और चाहे हम जितनी उपलब्धियां हासिल कर लें, अगर मनुष्य ही नहीं बचेगा तो हम बुलेट ट्रेन लेकर क्या करेंगे? हम मंगल ग्रह पर जाकर क्या करेंगे? असली सवाल तो मनुष्य के रूप में बचे रहने का है। कविता व्यक्ति को मनुष्य में बचाए रखने की आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश ज़्यादा होगी क्योंकि सभ्यता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे वह मनुष्य से उसकी मनुष्यता का अपहरण करेगी। इस तरह से 20वीं शताब्दी का हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक ये कह रहा है कि कविता हृदय को मुक्त करती है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, परिभाषा अभी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर कविता को एक बार फिर परिभाषित किया गया, और परिभाषित किया गया कविता की ज़रूरत के आधार पर।
प्रगतिवाद में जो मार्क्सवाद का एक काउंटर है, एक्सटेंशन काउंटर है, उसमें कहा गया कि कविता वह है जो शोषण को समाप्त करे, जो अन्याय का प्रतिकार करे। शोषण और अन्याय का प्रतिकार केवल कविता के मोर्चे पर संभव है। इसलिए अगर हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जिस दुनिया में कोई गरीब नहीं हो, जिस दुनिया में कोई अन्याय नहीं हो, जिस दुनिया में बराबरी हो, इस दुनिया के निर्माण में जो सहायक हो वो बुनियादी तौर पर कविता है। इसलिए कविता वह है जो एक सुंदर दुनिया का स्वप्न सौंपती है। तो कविता एक न्याय समतामूलक समाज के निर्माण का हथियार है। कविता एक औजार है दरअसल प्रगतिवाद में। लेकिन प्रगतिवाद से असहमतियां बहुत थीं। अगे ने कविता को दूसरे तरीके से परिभाषित किया और कहा कि कविता वह है जो हमारी संवेदना का परिष्कार करती है। संवेदना के परिष्कार का अर्थ है कि कविता पढ़ने से पहले जो हम थे, कविता पढ़ने के बाद वो हम नहीं रहेंगे। कविता हमें चीज़ों को बारीकी से देखना सिखाती है। कविता हमें केवल इंद्रधनुष नहीं दिखाती। कविता इंद्रधनुष के नेपथ्य में काम करने वाली शक्तियों को भी दिखाती है। कविता सुंदरता दिखाती है, कविता नेपथ्य को दिखाती है। कविता हमारी संवेदना को परिष्कार करती है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती। इसलिए एक ऐसे समय में जब हमारी बारीक संवेदनाओं को कई तरीके से नष्ट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि फूल जो मरता है तो सबसे पहले मरती है उसकी कोमल तंतुएं। पेड़ सूखता बाद में है। पेड़ में सबसे पहले जो झरता है वो पत्ता नहीं है, वो फूल है। तो मनुष्य का जो सबसे कोमल पक्ष है वो तो उसकी सुंदरता है, उसकी इंसानियत है। इस इंसानियत के खिलाफ में समय खड़ा है। इस इंसानियत को, इस डेलिकेसी को, इस मुलायमपन को, इस कोमलता को कविता रक्षा करती है। इसलिए कविता का काम राजनीति करना नहीं है। कविता का काम यह है कि वो हमें देखना सिखाती है, महसूस करना सिखाती है। जैसे मैं अगे की कविता कोट कर रहा हूँ। पार्श्व गिरिका नम्र, डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशमौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा। इसका अनुवाद करें कि पहाड़ है और वो आज का पहाड़ नहीं है। ये कविता 60 के आसपास की है। जाहिर है कि ज़माना पहले की कविता है। तब वो पहाड़ नहीं थे जिन पहाड़ों पर हमने ट्रक चढ़ा दिए हैं। तो पहाड़ के एक साइड में वनस्पतियां हैं, चट्टानें हैं, पानी है, और दूसरी साइड में खाई है, और खाई के बहुत नीचे बह रही नदी है और पगडंडी ऊपर की तरफ जा रही है। अब इस परिप्रेक्ष्य में इस कविता को देखिए। पार्श्व में बगल, पार्श्व गिरिका नम्र, गीला है, चट्टानें गीली हैं क्योंकि पानी हल्का हल्का रिस रहा है। दरअसल पहाड़ की देह और प्राणों में पानी बहुत है। इस धरती पर पानी के सबसे कोमल संस्करण आपको पहाड़ की छाती में दिखाई पड़ेंगे। हमने पहाड़ों का सारा पानी सोख लिया है, लेकिन उस समय शायद पहाड़ बचे हों इस तरह से। पार्श्व गिरिका नम्र, गीला है, डगर चढ़ती उमंगों सी, और उमंग की तरह पगडंडी ऊपर जा रही है। बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, और नीचे घाटी में जो नदी है वो दर्द की रेखा की तरह दिखाई देती है। विहग शिशमौन नीड़ों में, और मैंने पेड़ की तरफ देखा तो घोंसले में पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कल्पना करें कि आज जो सैलानी हैं, जो पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, उन्हें दर्द की रेखा तो छोड़ दीजिए और पानी तो छोड़ दीजिए, दरअसल उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम आँखों के रहते हुए अंधता का अभिशाप भोगने वाली पीढ़ी के लोग हैं।
देखते हैं और दिखाई कुछ नहीं देता। देखने का मतलब है ठहरना, इसलिए देखने के लिए एक शब्द आता है निहारना। कविता हमें ये बताती है कि चीज़ों को थोड़ा निहारो, रुको, ठहरो। हम दरअसल बेतहाशा भागते हुए लोग हैं, और भागते हुए इस ज़माने में कविता कहीं ना कहीं आवाज़ देती है। कई बार कंधे पर हाथ रखती है, कई बार कहती है कि रुको, रुको और देखो ज़िंदगी को। तो कविता एक तरह से हम अपनी ही तन्हाइयों से जो अपरिचित हो गए हैं, उस तन्हाई को वापस करती है, और जीवन का जो अनुभव है, जीवन का जो अर्थ है, रिश्तों का जो रस है, वो उसी तन्हाई में है जो कविता के देह में और कविता की भाषा में बची है। इसलिए कविता वह है जो हमें थोड़ा ठहराती है और थोड़ा जीवन का अर्थ देती है, जीवन का स्पर्श देती है। आखिरी बात कि भूमंडलीकरण के बाद जो समाज बना है वो कैसा समाज है, और उस समाज में कैसी कविता होगी। ये 1990 है और भारत ने बाज़ार के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया है। और बाज़ार मतलब अमेरिका, बाज़ार मतलब यूरोप। बाज़ार ने प्रवेश किया। 1982 में कौन एशियाड हुआ था, और दिल्ली में पहली बार 2-3 फ्लाईओवर बने। मुझे याद इसलिए है क्योंकि 1942 में पहली बार हिंदुस्तान के ड्राइंग रूम में रंगीन टेलीविज़न आया, और रंगीन टेलीविज़न के साथ ही वह इंद्रजाल, वह जादू उतरा जिसे पश्चिमी देश बेचना चाहते थे। उसमें एक स्टार टीवी हुआ करता था, और स्टार टीवी के मालिक ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमारी लड़ाई दूसरे कोल्ड ड्रिंक से नहीं है, हमारी लड़ाई पानी से है। कि रात के किसी दौर में बच्चे की नींद टूटे तो माँ से बच्चा ये कहे कि माँ कोका, पानी नहीं। बाद में आमिर खान ने एक विज्ञापन किया, ठंडा मतलब कोका कोला। हम तो ठंडा मतलब बर्फ़ जानते थे, रिप्लेस करने की कोशिश की उन्होंने। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें कविता क्या कह रही है, और इसमें कविता को कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम। कविता को हम डिफ़ाइन करेंगे कि कविता बाज़ार के खिलाफ खड़ी है। कविता कहती है कि ये जो तुम्हारा पूरा विज्ञापन की दुनिया है, ये फ्रॉड है। इसलिए कविता उस विज्ञापन के फ्रॉड के समानांतर उस दुनिया को खड़ा करती है। मसलन कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप समझ पाएंगे ठीक से। चाय का एक विज्ञापन है। विज्ञापन शुरू होता है लॉन्ग शॉट से। क्षितिज की रेखा पर एक हरा जंगल दिखाई देता है और क्लोजअप शुरू होता है कैमरे का। पता चलता है कि एक घर है, खूबसूरत घर है, उसका एक बहुत बड़ा लॉन है। उस लॉन में फिर क्लोजअप हो रहा है। उस लॉन में बेंत की कुर्सी है, उस पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। और ठीक थोड़ा क्लोज ले आते हैं तो एक अप्सरानुमा स्त्री निकलती है, ट्रे में चाय रखे हुए, और उस पहाड़ी हवा की पारदर्शिता में, नीले आसमान और भोर के हल्के उजाले में चाय की भाप उठ रही है। ये वाह ताज है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन विज्ञापन तो ये दिखा रहा है। कितना लालच पैदा किया, कितना नकली सौंदर्य पैदा किया। कविता ने कहा कि हम तुम्हारे इस सौंदर्य को खारिज करते हैं। इसलिए कविता वह है जो बाजार के फ्रॉड से लड़ती है, उसे खारिज करती है। तो कविता चाहे वो पर्यावरण के सवाल हों या लहूलुहान होता हुआ हिंदुस्तान हो, या बाजार का
बाज़ार की मायावी दुनिया हो, उसमें इंसानियत को, भारतीयता को बचाए रखने का एक अंतिम उपाय है, और यह कविता है। धन्यवाद।